So, हाँ जी भाई लोगों, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर कहेंगे हम इसको, है ना। तो आप में से बहुत लोग आज अपनी एक तैयारी भी शुरू कर रहे होंगे नीट की इस लेक्चर के साथ, और बहुत लोग एक रिवीजन के लिए आ रहे होंगे, और बहुत लोग चाह रहे होंगे कि हमें एक बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। निश्चिंत होकर देखिए, ये चैप्टर बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से आपका निपटा दिया जाएगा, वेल डिफाइंड तरीके से। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं रहेगा कि यार पढ़ा तो है लेकिन वाला है, ऐसा सीन अब यहाँ से नहीं रहेगा। बड़े अच्छे से ये चैप्टर आ जाने वाले हैं। और वैसे नहीं कि पहला चैप्टर है तो इसको 10 घंटे में लगाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 1.5 घंटे में निपटा दूंगा इसको, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। तो बेसिकली द लिविंग वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसमें आपकी यूनिट 1 आती है सबसे पहले, और यूनिट 1 का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब जहाँ लिविंग चीजें पाई जाती हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या भिन्नताएं। कितने भिन्न भिन्न, कितने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में। ऑब्वियसली बात है सर, पाई जाती है। यहाँ पर सर साइंटिस्ट कॉर्नर भी दिया रहता है, बिल्कुल दिया रहता है, लेकिन साइंटिस्ट कॉर्नर से पहले भी आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पूरा एक्सट्रैक्ट आपके सामने लाया हूँ साइंटिस्ट कॉर्नर, और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा भी बन सकता है, सब यहाँ पर कवर किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, आपसे बोला गया है कि बायोलॉजी इज द साइंस। बायोलॉजी आप जो पढ़ रहे हो ये किसकी साइंस है? एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द नहीं है भाई, ठीक है ना। इस चीज को पहले से सुन लो, कोई ये मत करना कि ये क्या पढ़ा दिया, ये क्या पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में ही सारी चीजें हैं, समरी में होंगी, आगे होंगी, पीछे होंगी, सब एनसीईआरटी का ही है। मैं कभी एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द नहीं लाता हूँ। जहां पर अगर बहुत जरूरत है या समझने के लिए जहां पर हमें फायदा मिलता है, जिससे लोड ना पड़े, तो वो चीजें हम इंक्लूड करते हैं, बट एनसीईआरटी के बारे में बकायदा नहीं जाते। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और दूसरा लिविंग प्रोसेसेस। एनसीईआरटी बोलती है, ऐसा मैं नहीं बोलता। मतलब इसका मतलब क्या है सर? इस लाइन का अर्थ क्या है सर? इस लाइन का अर्थ क्या है? बायोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? लाइफ फॉर्म्स की और लिविंग प्रोसेसेस की। लाइफ फॉर्म मतलब कितने प्रकार की लाइफ फॉर्म है, किस किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, और लिविंग प्रोसेसेस मतलब कौन कौन सी प्रोसेसेस वो करते हैं, है ना। कौन कौन सी प्रोसेसेस वो करते हैं। अब इस पे कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, आप देखिए। क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले दे रहा हूं, आप बना भी लोगे, लेकिन यकीन मानो ये क्वेश्चन लोगों को टफ लगता है। और अगर मैं तो आपको यहीं पर करा रहा हूं तो आपको रिलेटिवली आसान लगना चाहिए। अगर मैं आपको बाद में क्वेश्चन देता, आप कंफ्यूज होते भाई कहां से आया ये क्वेश्चन। अब देखो इसी लाइन से कितना खूबसूरत प्रश्न बनता है। असर्शन, बायोलॉजी कैन नॉट बी restricted to study only structures of living organisms। और बहुत लोगों को क्या होता है ना, एक डिलेमा, एक फेक होप में वो रहते हैं कि ये लाइन उन्हें समझ में आ गई, बट नहीं आती है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरी लाइन आपको 110% समझ में आ जाएगी। दूसरा, सिंस बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस,
इट इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स। बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को डिराइव करके लाने में, है ना। पर्सनली डिराइव है, अपना अपना एकदम वो लगा सकते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, स्टैम्प उसको। बावजूद इसके मैं इसको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोले बायोलॉजी को सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। बहुतों को यहीं पर कंफ्यूजन होगा, लेकिन असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों सर? सिर्फ लाइफ फॉर्म्स को ही नहीं ताड़ना है ना, सिर्फ लाइफ फॉर्म्स को ही नहीं देखना है, लिविंग में होने वाली प्रोसेसेस को भी देखना है। प्रोसेसेस सर जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो आपके फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। साथ ही में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वहां पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, डीएनए आरएनए में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, काम करा कौन रहा है, वो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स के अंदर आता है। और ऑर्गेनिज्म का होम जो है, उसकी स्टडी, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका हैबिटाट क्या है, वो भी हमें जानना है साथ ही में। तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। अभी एल्गी पढ़ोगे तो पढ़ते हैं हम, वहां पर क्या पढ़ते हैं, एल्गी का हैबिटाट पढ़ते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहोगे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों नहीं रह सकते हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड? क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स को नहीं देखना, हमें लिविंग में होने वाली प्रोसेसेस को भी जानना है। क्या एक्सप्लेनेशन मिल पा रहा है? तो आप कहोगे जी सर एक्सप्लेनेशन भी मिल पा रहा है। जल्दी से कर दो भाई इसको, फिर एकदम तेजी पकड़ के हम आगे को बढ़ते हैं। आओ भाई पूरी फॉर्म के साथ। दूसरा नोट, अगर आप बायोलॉजी में एंथ्रोपोजेनिक व्यू से चलते हो तो आपको लिमिटेड रिसर्च इन बायोलॉजी मिलती है। लिमिटेड रिसर्च इन बायोलॉजी आप कर पाओगे। क्यों रह जाएंगे सर हम लिमिटेड? एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या है? एंथ्रो मतलब है ह्यूमन और पोजेनिक मतलब है सेंट्रिक। तो एंथ्रोपोजेनिक व्यू सर मतलब ह्यूमन सेंट्रिक व्यू लेके अगर आप बायोलॉजी में चलोगे, अगर आप सिर्फ ह्यूमंस के हिसाब से सोचोगे, बाकी एनिमल्स को दरकिनार कर दोगे, सो यू विल गेट लिमिटेड रिसर्च इन बायोलॉजी। इस तरीके से बायोलॉजी को नहीं समझा जा सकता। सिंपली ये आइडिया, ये चैप्टर का जो प्रीफेस है, ये हमें वही आइडिया दे रहा है जो हम भारतीय होने के नाते पहले से जानते हैं, है ना भाई। ये थोड़ा सा गलत हो सकता है लिखने में, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। आप सिर्फ ह्यूमंस के नजरिए से सोच के नहीं चल सकते आगे को, कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन ही की वजह से जो है वो सारी चीजें चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो ये प्रीफेस आपको बताता है, एनिमल्स आर लिंक्ड या रिलेटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हम कह सकते हैं, एनिमल्स ना भी कहें तो,
ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ दोनों प्रकार के रिलेशन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी और वर्टिकल रिलेशन भी। आगे आप पेडिग्री एनालिसिस देखोगे तो वहां आप देखोगे इस सिंबल से हम इसको सिंबलाइज करते हैं फीमेल को और इससे बेसिकली मेल को। अब मान लो इन लोगों ने आपस में मैरिज करी तो ये क्रॉस हमने यहाँ पर दिखाया और इनसे हमने इनकी प्रोजेनी फिर बनाई। लेट्स से एक प्रोजेनी मेल है और एक अगेन फीमेल प्रोजेनी बन गई। तो ये आपके पेरेंट थे, ये आपकी क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में मत जाना, ये आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जब हम करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाता है। तो पेरेंट और जो चिल्ड्रन है इनके बीच में जो रिलेशन है इट इज वर्टिकल लेवल का रिलेशन, या इसको वर्टिकल लेवल का वेरिएशन भी आप कह सकते हो। और ये दोनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स है ना, भाई बहन ही तो है भाई, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स के बीच में जो वेरिएशन है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल का वेरिएशन, हॉरिजॉन्टल लेवल का वेरिएशन। तो हम फिलहाल सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, कुछ वर्टिकल लेवल में सिमिलैरिटीज मिलेंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल में सिमिलैरिटी मिलेंगी। चौथा पॉइंट आपसे बोल रहा है अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। जो पुराने लोग थे भाई, अर्ली मैन थे, वो डिफाई करते थे। डिफाई करके मतलब करने का मतलब है बच के रहना। वो बच के रहते थे किससे, कुछ इनएनिमेट मैटर से। इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग है उसको इनएनिमेट कहा गया है, जो हिलडुल नहीं सकता, बेसिकली मोशन एनिमेशन नहीं दिखा सकता। क्यों सर, पहले के लोग क्यों बच के रहते होंगे भाई? सिंपल सा लॉजिक है, इट इज ड्यू टू द सेंस ऑफ फियर दैट दे इवोक्ड। ये किसकी वजह से होता है? ये भय की वजह से होता है, डर की वजह से हो रहा था, जो इनएनिमेट मैटर इवोक करते थे। अब पहले जो आदमी होगा उसको ये नहीं पता होगा ना कि यार समुद्र के पास जाने से, सी के पास जाने से वो डूब जाएगा। तो भाई वो गया, डूब गया, तो बाकी लोग डर गए। दूसरा, पहले आदमी को ये नहीं पता होगा ना कि यार जब आग जली थी तो इस आग से आदमी जल भी सकता है। तो आग जली, वो गया और उसको हर्ट हुआ होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो लोग पहले इनसे डरा करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे डरा करते थे। क्यों? क्योंकि इनके यूजेस के बारे में, इनके एप्लीकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आज तो है लेकिन नहीं थी पहले। तो इसलिए यहां पर अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द कॉमन इनएनिमेट मैटर, ऐसा हम कह देते हैं। ठीक है, अब भाई आज आप देखते होंगे ना कि आजकल हम बहुत कल्चरल मूवमेंट्स चलाते हैं। आपके स्कूल में भी कभी आते होंगे कि आज जल संरक्षण दिवस है, आज पर्यावरण संरक्षण दिवस है, आज ये है। तो एनसीईआरटी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है ना, पूछ रही है इनफैक्ट, व्हाट लेड टू द कल्चरल मूवमेंट या मूवमेंट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाने के लिए जो आज कल्चरल मूवमेंट्स चलते हैं, ये क्यों चल रहे हैं? इनके पीछे का क्या लॉजिक है? तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि आज जो कल्चरल मूवमेंट चल रहे हैं ये उस वक्त से चलने शुरू हुए जब लोगों ने ये पहचाना कि ना सिर्फ हम ह्यूमंस बल्कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती में है या जो इस धरती में रह के एक्सटिंक्ट हो चुका, जा चुका, डायनासोर हो चाहे कोई हो, या हमारे पूर्वज हो, होमोनिड, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जावामेन, कोई भी हो जो आज प्रेजेंट हैं या जो रह के जा चुके, वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड थे, रिलेटेड थे, उन सबका कॉमन एंसेस्टर था। और जितना इस अर्थ पे आज ह्यूमंस का हक है उतना ही हर ऑर्गेनिज्म का है।
ठीक है। तो बोलता है द रिवीलेशन, रिवीलेशन मतलब एक चीज रिवील हुई, एक चीज रिवील हुई, एक सीक्रेट खुला, दैट हम्बल्ड मैन, जिससे आदमी कैसा बना, हम्बल बना। क्या था वो रिवीलेशन, क्या रिवील, क्या सीक्रेट बात रिवील हो गई थी, दैट all the organisms present on today's earth and also that whoever lived on this earth, जो कभी रहे इस अर्थ में, are somehow related to each other। इसके बाहर यहां से एक क्वेश्चन नहीं बन सकता भाई, रिलेटेड है, लिंक्ड है आपस में। समझ में आया, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बेस कराता हूँ, थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे तो बहुत फायदा होगा मेरे दोस्त, आपको नोट्स भी जल्दी बन जाएंगे और इस छोटे चैप्टर को रिवाइज भी कर पाओगे। एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्लासिफिकेशन है ये आपका प्योरली एक आर्बिट्रेरी ह्यूमन इन्वेंशन है, क्या कहते हो सर? एक क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग किंगडम में, अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग डिवीजन में। तो पहले का क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था। अगर कोई पूछे तो बोलना अर्लियर क्लासिफिकेशन यस, नॉट साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं था, है ना, ह्यूमन अपने मन से इन्वेंट कर देता था। बट टुडेज क्लासिफिकेशन नहीं भाई, ये एकदम मन घड़ंत इन्वेंशन नहीं है, इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक। आर्बिट्रेरी ह्यूमन इन्वेंशन का मतलब मन घड़ंत आदमी ने अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। आज का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ऐसे, है ना, पहले का क्लासिफिकेशन होता था। पहले एनिमल्स को कैसे बांटते थे, जैसे मान लो सामान ढोने वाले एक एनिमल, घोड़ा, खच्चर, है ना, याक, ये सब एक कैटेगरी में। जिनसे डर लगता है वो एनिमल एक कैटेगरी में, हाथी, शेर, ये सब एक कैटेगरी में, जिनकी खाल निकालते हैं। और जो घर में पालने वाले पेट हैं वो एक कैटेगरी में। तो पहले ऐसे क्लासिफिकेशन करते थे, वो साइंटिफिक नहीं था। आजकल तो हम पूरा बल्कि फाइलोजेनी देख रहे हैं, एंसेस्टरल रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है आज का। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, हमने ये बना दिया। एक चीज आपको यहां से और सीखने को मिल जाएगी, लिख लो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अप with the classification of organism। कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से लिंक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। कोई पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो कहना टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज लिंक्ड, which deals up with the classification of organism। अब आते हैं इस चैप्टर के साइंटिस्ट कॉर्नर पे। थोड़ी सी जगह पे यहां पे बना देता हूं। साइंटिस्ट कॉर्नर में आज हमें जानना है अर्नस्ट मेयर साहब के बारे में।
सर क्यों है अर्नस्ट मेयर इतने फेमस और क्या इन्होंने ऐसा करा था? अर्नस्ट मेयर इज द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये 100वां ही है ना। 100 जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो महान साइंटिस्ट रहे भाई पूरी दुनिया में हमेशा में, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है FRC लंदन में, उनमें से एक नाम अर्नस्ट मेयर साहब का भी आपको मिलेगा। ये इतने फेमस हुए कि इन्हें प्यार से डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बुलाया जाने लगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बुलाया जाने लगा। और भाई काम की तो बात ही क्या करते हो, इन्होंने इतने तगड़े काम करे कि इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से नवाजा गया है। सर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बिल्कुल भाई, तीन है ना। क्राउन मतलब होता है मुखौटा, किंग का ताज। तीन है इनके पास। कौन कौन से? BBC न्यूज नहीं, बी फॉर, एक इनके पास बलजान प्राइज है, बी फॉर इनके पास इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है, और C4 इनके पास क्रेफोर्ड प्राइज है। इन बहुत चीजों से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं भाई। जैसे आपको ये ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथ मतलब बर्ड्स, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स से रिलेटेड है ये। और इस यूनिट में जितने चैप्टर आ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनसे तो रहेंगे ही रहेंगे, उनसे तो लिंक्ड रहेंगे ही रहेंगे। इवोल्यूशन से लिंक्ड है ये साइंटिस्ट, ऑब्वियसली सर। टैक्सोनॉमी से लिंक्ड है, सिस्टमैटिक से लिंक्ड है। थोड़ा ये स्टडी ऑफ बर्ड्स अजीब लगता है, लेकिन इसको अजीब मत लगाना। एनिमल किंगडम में तो आप पढ़ते हो ना बर्ड्स के बारे में, तो विच साइंटिस्ट इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स? अर्नस्ट मेयर। और तो और ये हिस्ट्री, क्योंकि यार फाइलोजेनी भी यही पढ़ते हैं हम, इवोल्यूशन भी यही पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी ये भी भैया इन साहब ने ही दी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से भले भी हो, ऐसे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन बनाता है भाई जो भी एग्जामिनर है। फिलहाल तो अच्छा एग्जामिनर लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी पूछे हैं उसने इन सेक्शन से क्वेश्चन वो लॉजिकल पूछे हैं, जो वाकई में आने चाहिए थे। अब पिछली बार तो ही लगा दो, बोला हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, पता होना चाहिए यार, इतना फेमस नाम रामदेव मिश्रा का, है ना, पता होना चाहिए। तो ये चीज है सर। क्या सीधे सीधे यहाँ पर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं यार, सीधे तो देखो बढ़ नहीं सकते, ठीक है। एकदम सीधे सीधे तो अपन बढ़ नहीं सकते हैं, तो अपन को थोड़ा टेढ़े तरीके से जाना पड़ेगा। टेढ़े तरीके से जाने का मतलब क्या? आपको पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, अब तो ले ही लिया होगा ये। क्लास, फाइलम, किंगडम, ये टेबल है जो आपको याद करनी है, और अभी इसका लोड नहीं लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप सिलेबस आगे बढ़ाते हो आपने ये टेबल बार बार देखोगे तो ये टेबल फिर इजी लगने लगती है। तो इसकी ना ही ट्रिक्स बनाने की गलती करनी है, क्योंकि अगर आप एक बार आपने ट्रिक बनाई फिर आप
उस ट्रिक से पीछा नहीं छुड़ा होगा यार, वो ट्रिक तो बनाई थी ना मैंने, उसी से याद करता हूँ बार बार। तो सिंपल टेबल है, जितने टाइम मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा उतना बढ़िया आपको फील दिलाएगी। 4 ही तो याद करने हैं यार, बताओ इतना अभी हम नहीं कर सकते क्या? रटना भी क्या है, ये आगे आगे सिलेबस बढ़ेगा तो चीजें रिलेट और लिंक होने लग जाती हैं। पहला है, इसने पहला ही चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा लिंकेज तो नहीं करा पाएंगे यहाँ पर अपन, है ना, लेकिन हो जाती है। तो देखो, 2 जो एनिमल्स हैं वो आपके किंगडम एनिमीलिया के हैं, और 2 जो हैं वो किंगडम प्लांटेई के हैं। सर एनिमीलिया के क्या है? आओ श्री गणेश अपने ही नाम से कर लेते हैं। कॉमन नेम ह्यूमन, है ना। बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस। जीनस होमो। फैमिली होमोनिड। ऑर्डर प्राइमेटा। भाई ये आपको याद करना है एकदम। ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेटा, हाउस फ्लाई आएगी उसका ऑर्डर डिप्टेरा, मैंगो का सेपिंडेल्स, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंगो का पोएल्स, क्योंकि नीचे पर क्या आने वाला है, कॉमन हाउस फ्लाई। क्या था इसका ऑर्डर? सर डिप्टेरा, फिर मैंगो सर सेपिंडेल्स, फिर वीट सर पोएल्स। कभी नहीं भूलोगे, बाकी चीजें निकल आती हैं क्योंकि ना। सर क्लास, क्लास हमारा क्या रहेगा? वी आर कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा। फाइलम क्या रहेगा सर? अच्छा क्या बोल रहा हूं, क्लास में आप करोगे वर्टिब्रेटा। फाइलम क्या रहेगा सर? कॉर्डेटा। कॉमन हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। जीनस, ये पहला शब्द जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है, यहीं से पकड़ लो, मस्का होगा। फैमिली, सर फैमिली होती है मस्सिडी। ठीक है, फैमिली होती है मस्सिडी, हमारी होमिनिडी थी, है ना। एक चीज, एक पैटर्न पकड़ना, आईडीएई, आईडीएई अगर एनिमल की फैमिली है तो क्या लगाते हो आगे? आईडीएई लगाते हैं। अब जैसे मैंगो की आएगी, है ना, इसकी आती है एनाकार्डियासी, और इसकी आती है पोएसी। तो इनमें देखो जरा, अगर आइडिया आइडिया आईडीएई आएगी तो आइडिया कौन देता है? एनिमल्स देते हैं, तो एनिमल के लिए आएगा। और अगर प्लांट फैमिली आएगी, सीईएई, सीईएई का यूज होता है। मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इज जीनस। भाई ये मैं सोच रहा हूँ सर इजी नहीं बना रहे, मैं बहुत इजी बना के ट्रिक बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग। पहला चैप्टर है, इसको याद करना पड़ेगा। वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। कुछ चीजें आपको एकदम मुंह में याद होनी चाहिए ना, ये उनमें से एक है। पहला शब्द उठा के यहां पर लिख दो, ट्रिटिकम। फाइलम, सर हाउस फ्लाई का भी कॉर्डेटा ही होता है, लेकिन इसका क्लास क्या रहेगा हमारा? आर्थ्रोपोडा, कीड़ों मकोड़ों वाला, कीड़ों मकोड़ों वाला क्लास।
मैंगो फाइलम, सर ये तो होता है डाइकॉट। एनजीओ है लेकिन ना पहले, ये भी एनजीओ। मैंगो डाइकॉट, व्हीट मोनोकॉट। तो देखो यार ये टेबल आपको आनी चाहिए, ये टेबल आपको आनी चाहिए, इसमें कोई परहेज नहीं है, ये टेबल आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, 1000 ट्रिक बन सकती हैं भाई, 1000 ट्रिक, लेकिन नहीं बना सकते पहले चैप्टर से भाई ट्रिक्स। पूरा सिलेबस है अपने को 80-90 चैप्टर लेके चलने हैं, 90-100 चैप्टर साथ में, ऐसी ट्रिक्स काम नहीं करती। कुछ चीजें दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ देम। अगर सबसे पहले सर ह्यूमन की बात करते हैं सर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये ऑर्डर होता है पूरा एक साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी अपने को, वो रह गई है। अर्न्स्ट मेयर साहब ने एक बहुत बढ़िया काम करा। इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इट इज द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो अर्न्स्ट मेयर ने ही दी है, ठीक है। क्या है स्पीशीज की डेफिनेशन अर्न्स्ट मेयर के अकॉर्डिंग? इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन इंडिविजुअल्स विच कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, पोटेंशियली जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वही स्पीशीज है। और पोटेंशियली कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हॉर्स और डोंकी का क्रॉस कराया, तो जो प्रोडक्ट मिला वो म्यूल था, लेकिन म्यूल इनफर्टाइल होता है, तो ये पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग के केस में नहीं आएगा, है ना। ये बेकार चली गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने अलग अलग स्पीशीज में क्रॉस करा दिया, और अलग स्पीशीज में कभी क्रॉस नहीं हो सकता। ऐसा किसने करा? पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती, ऐसा किसने कहा? अर्न्स्ट मेयर ने कहा। अब यार जो मैंने वहां टेबल लिखी थी ना, उसको हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। किसी को अगर ट्रिक चाहिए तो लिख लेना, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो जाती है, लेकिन ये भी याद होनी चाहिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है मेरे भाई। जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तो स्पीशीज जैसे ह्यूमन हो गया और किंगडम हो गया एनिमीलिया। अब एनिमीलिया में तो बहुत से एनिमल्स रहेंगे ना, और ह्यूमन में क्या होंगी? सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, आप बताओ। और ह्यूमन और किसी दूसरे एनिमल में सिमिलैरिटी जो होंगी
वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों एनिमल ही तो होंगे, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त आप कहना कि सिमिलैरिटीज इंक्रीज करती हैं, भाई समानताएं बढ़ती हैं, लेकिन कॉमन करेक्टर डिक्रीज करते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत क्वेश्चन ये यहीं पे फंसाता है। बस ये आपको मैंने बता दिया, ये इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं होता इस चैप्टर में जो आपको फंसाएगा। सिमिलैरिटी बढ़ती है मतलब सर ह्यूमन बोलेगा शेर से भाई तू भी जानवर मैं भी जानवर, तो सिमिलैरिटी ये होगी यहाँ पर किंगडम एनिमिलिया में, लेकिन कॉमन करेक्टर नहीं रहेंगे ना। जो करेक्टर ह्यूमन के हैं वो शेर के थोड़ी ना होंगे। अब देखो, सेम फाइलम कंस्टिट्यूट किंगडम, सेम क्लासेस कंस्टिट्यूट फाइलम, सेम ऑर्डर कंस्टिट्यूट क्लासेस, सेम फैमिली कंस्टिट्यूट ऑर्डर, सेम जीनस कंस्टिट्यूट फैमिली, सेम स्पीशीज कंस्टिट्यूट जीनस। सर स्पीशीज को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? टू स्पीशीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, या इनके बीच में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, दिख कैसे रहे हैं वो, इस हिसाब से आप स्पीशीज के बीच में अंतर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन पकड़ लो और एक ले लो टाइगर, तो ह्यूमन और टाइगर के बीच में अंतर तो आप बता ही सकते हो ना देख के कि यार ये शेर है ये इंसान है। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ा जो सरदर्द इस चैप्टर में लोगों का बनता है वो मैंने आपको पहले करा दिया, टेबल। अब टेबल को इस ऑर्डर में लिखना जो मैंने अभी आपको ऑर्डर सिखाया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे पहले किसके लिए लिखते हैं? ह्यूमन के लिए किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास वर्टिब्रेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडाई, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। कॉमन हाउस फ्लाई। और भाई आपको ना कॉमन नेम और ये टेबल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो जीनस और स्पीशीज है वही कॉमन नेम बता रहे होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अभी हम नेमिंग सीखेंगे तो आपको समझ जाओगे। किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास आर्थ्रोपोडा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्सिडाई, जीनस मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका। फिर ले लेते हैं मैंगो। किंगडम प्लांटेई, फाइलम एंजियोस्पर्म्स, क्लास डाइकोटिलेडन्स या डाइकॉट लिख दो सिंपली, ऑर्डर सर्सेपिडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज इंडिका। ऐसे ही लिख दो वीट के लिए। किंगडम प्लांटेई, फाइलम एंजियो, क्लास मोनोकॉट, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज एस्टिवम। लास्ट के दो उठा के इनका बायोलॉजिकल नेम भी आपको पता चल जा रहा है।
तो इस तरीके से टेबल लिख के ना फुल एकदम कॉन्फिडेंस भी आपका सही रहेगा और ये टेबल भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम समय हुआ है, अभी चैप्टर में समाप्ति की हो रही है, यकीन मानो। कुछ है नहीं इसमें तो मैं क्या करूं। कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ यार। एनसीईआरटी की रीडिंग इसके बाद करनी है, लेकिन अच्छा इसके बाद का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो भी मिलेगा। ठीक है, पार्ट्स में मिले, कैसे मिले, पर मिलेगा। तो चैप्टर यहां से हमारा स्टार्ट होता है और यकीन मानो 2 बार बोर्ड में यूज करूंगा, 1 बार रब करके दोबारा लिखूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज मैंने करा दी है तो उसको तो दोबारा कराएंगे नहीं ऑब्वियसली, जो टेबल वगैरह की। चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले एनसीईआरटी पूछती है व्हाट इंडीड इज लाइफ, ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या है। तो देखो, एक तो ये है कि बच्चा ये जो जीवन है ये एक गाड़ी का नाम है, बाबा जी वाला फिलोसॉफिकल व्यू। तो उस फिलोसॉफिकल व्यू को तो हम यहां नहीं चलाते। ठीक है, साइंस में फिलोसॉफी नहीं चलती और फिलोसॉफी में साइंस नहीं चलती। और एक जो साइंटिफिक अप्रोच है व्हाट इंडियज इज लाइफ, जीवन को समझने का, वो है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग करा के। अच्छा, ऐसा नहीं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में झगड़ा करा देना है, नहीं, करेक्टर्स को कंपेयर करना है। करेक्टर को कंपेयर करना कि यार लिविंग ना ऐसा करता है, लिविंग ना मेटाबॉलिज्म शो करता है, नॉन लिविंग नहीं करता। तो इसका मतलब हाँ, जो मेटाबॉलिज्म शो करेगा वो लिविंग होगा। कंपैरिजन, करेक्टर कंपैरिजन बोलते हैं इसको, करेक्टर कंपैरिजन। तो ऐसा अगर आप कराते हो तो बढ़िया है भाई, कंपेयर कर लो। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग करा के करेक्टर को कंपेयर करके आप बता सकते हो। एनसीईआरटी में अब है नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कॉन्शियसनेस है, ये आपका एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मतलब ये बढ़िया तरीके से डिस्टिंग्विश करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। हम अपने आसपास की चीजों को लेकर कॉन्शियस होते हैं। किसी ने भाई चिमोटी काटी, पता चल जाएगा मेरे को, आगे पीछे हवा गुजरेगी, पता चल जाएगा मेरे को, मैं सेल्फ अवेयर हूं, है ना। जो ऐसे ही पहले क्वेश्चन आता था कॉमा पेशेंट वाला, कि वो कॉन्शियस होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में आगाह करती हैं, अपने ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, हम उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। अब इसके 2 डेटा है, इकोलॉजी में अलग डेटा दिया गया है, यहां अलग दिया गया है, कंफ्यूज मत करना। एक्यूरेट डेटा है, बायोडायवर्सिटी करंट 1.7 से 1.8 मिलियन की है। मतलब इतने टाइप के वैरायटी के ऑर्गेनिज्म आपको यहां मिलते हैं। और 1 मिलियन में अगर कभी कंपैरिजन के लिए पूछे तो 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। सर इसका मतलब क्या है भाई, 1 मिलियन 10 लाख मतलब 10 की पावर 6। ऐसे ही कभी बिलियन में कन्वर्जन मान लो आ गया इंग्लिश, 10 की पावर 9। 1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12। इस तरीके से ये कंपैरिजन चलता है। आपसे एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, कहा गया यार मार्कर का निकल, अभी पूरी इंक हो जाएगी, बहुत छुपे होता 2 मिनट मुझे नहीं है। अगर आप अपने ऑर्गेनिज्म क्या बोलूं ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ाएंगे, मान लो आप इंडिया में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो लेकिन आप बाहर जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो जैसे ही ऑब्जर्वेशन आप बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओगे, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा बताओ,
सर बढ़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई। दूसरा, एज वी एक्सप्लोर एरिया इवन द ओल्ड वन, जहां हम पहले जा चुके हैं, अगर हम उनको भी दोबारा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। छोटा सा चैप्टर था भाई ये, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और बची है, मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ 46 मिनट हुआ है, 1 घंटे के अंदर ही चैप्टर भी हो जाएगा अपना। तो देखो भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें लिख के मैं ला चुका हूँ, जल्दी जल्दी एक बार देखेंगे, टाइम भी आपका बचेगा। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, या ग्रुप को ही हम टेक्सॉन कहते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? टेक्सोनॉमी पड़ा है ना। ग्रुप में या टेक्सॉन में क्लासिफाई कर देना। अभी मैंने बताया भी ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। अब एक टर्म आती है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या है? टेक्सोनॉमी में जब फाइलोजेनी मिल जाती है तो उसको हम सिस्टमैटिक कह देते हैं। फाइलोजेनी मतलब एंसेस्टरल रिलेशनशिप की, ये ऑर्गेनिज्म किस एंसेस्टर से आया है, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी क्या उसी एंसेस्टर से आया है, तो ये सब हम चेक करते हैं। तो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। हट चुका है अभी पार्ट से, हालांकि बट आना चाहिए। कैटेगरी, अब कैटेगरी क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका एक हिस्सा है कैटेगरी, है ना। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हमने क्लासिफाई करा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जिसमें से हाईएस्ट कैटेगरी क्या है आपकी? किंगडम है। और लोवेस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट में लोएस्ट कैटेगरी आपकी क्या है? स्पीशीज है। स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं तो मुझे ये बताओ, सिमिलैरिटीज क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं, लेकिन सिमिलर करेक्टर ये डिक्रीज करते हैं। ये तो बात है पहले भी शायद बता दी थी, है ना। करेक्टर डिक्रीज करते हैं, चरित्र, करेक्टर डिक्रीज करते हैं, कॉमन करेक्टर डिक्रीज करते हैं, लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलैरिटी, समानताएं बढ़ती हैं। ये बातें हम कर चुके हैं। अगला, कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो जैसे ये कैटेगरी है तो ये हिस्सा है ना पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। अभी हमने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ह्यूमन के लिए, तो उसमें ह्यूमन का क्लास एक कैटेगरी है जो कि आपका पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। बोला टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। ऐसे सिर्फ मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बेस्ड हमने कैटेगरी नहीं बना दी है, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है। ये कुछ अलग अलग बातें हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म को देखा और इस कैटेगरी में डाल दिया। ये मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, बस देखा और ऐसा यहाँ डाल दिया नहीं। ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में अवश्य ही बताएंगे। बाकी ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसी कैटेगरी को। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप है हमारे पास इंसेक्टा और आर्कनिडा का। इंसेक्टा मतलब जहां पर आपके इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, और आर्कनिडा मतलब स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसको हम कहते हैं, स्पाइडर, किंग क्रैब, है ना, लिमिनस जिसमें आते हैं, या आप आगे एनिमल किंगडम में देखोगे ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। और ये फर्दर आपको, या ग्रुप कह लो, ये कैटेगरी है, ये एक रैंक को बता रहे हैं कि ये रैंक कहां पर लाई कर रही है। इसमें एक अच्छा एग्जांपल देते हैं यार, मजा इसमें नहीं आया उतना। जैसे ग्रुप आप ले लो ह्यूमन का, और हम ले लेते हैं आपका एक और, हम ग्रुप ले लेते हैं यहां पर, किस चीज का ग्रुप ले लें भाई, मान लो डॉग्स का ले लेते हैं।
तो दोनों ही मैमल्स हैं, तो ये कैटेगरी को शो कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो वर्टिकल कॉलम होगी तो कॉर्डेटा में आएंगे, और कॉर्डेटा एक रैंक को फिर डिनोट करेगा। रैंक को कैसे डिनोट करेगा सर? कितने सारे हमारे पास आपके देखो एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम 10 फाइलम्स पढ़ते हैं, उसमें से कॉर्डेटा सबसे नीचे वाला फाइलम है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप कैटेगरी को डिनोट करता है और कैटेगरी फर्दर रैंक को बताती है कि इसको रखें कहां पर, इसको रखें कहां पर, है ना, कहां पर ये प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई और एग्जांपल मैं अगर दे पाऊं, जैसे ना सबसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं, स्पीशीज है तो ह्यूमन और डॉग, क्या ये सेम लेवल ऑफ स्पीशीज में आएंगे? नहीं, ये सेम स्पीशीज में नहीं आएंगे। लेकिन टाइगर और कैट, मैंने ये ग्रुप बनाया, इनकी कैटेगरी स्पीशीज वाली कैटेगरी थी, क्योंकि ये सेम स्पीशीज में आते हैं, है ना, स्पीशीज इनकी सेम है, और ये मुझे रैंक बता रहा है कि ये कहां पर प्लेस होंगे, ये स्पीशीज वाली रैंक पे, ये रैंक ही तो है, कैटेगरी है या ये रैंक है, तो ये यहां पर प्लेस होंगे। तो ग्रुप डिनोट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। अब नॉमेनक्लेचर के लिए अगर प्लांट का नॉमेनक्लेचर है तो हम लिखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर, प्लांट है तो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये हो जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो नाम यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप देख लेना इनको। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखो भाई, आगे जो नाम हमें देना है, टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी ऐड करोगे तो सिस्टमैटिक बनता है, ऑल्दो ये एलईडी सिलेबस में आपके होगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूं कि जो टैक्सोनॉमी है उसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले करेक्टर देखे जाते हैं, करेक्टराइजेशन, करेक्टर देख लिया तो आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो अच्छे से, आइडेंटिफिकेशन, अब करेक्टर देख लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो अब कर दो क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन, और लास्ट में उसका नामकरण कर दिया जाता है नॉमेनक्लेचर। अब आपसे ये पूछता है कि साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करते हैं? पहला, ओनली वन नेम इज गिवन टू अ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। दूसरा, सच name has not been used for any other known species। हर स्पीशीज का एक ही नाम हो और वो नाम किसी दूसरे स्पीशीज के लिए हमने यूज ना किया हो। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम ये जो हमें दिए थे भाई, ये हमें दिए थे कैरोलस लीनियस ने। सिर्फ एक एग्जांपल आपको करना है, जैसे मान लो आप हाथ से लिख रहे हो मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो आपने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, पहला वर्ड कैपिटल रखोगे, दूसरा वर्ड स्मॉल रखोगे, और हाथ से लिख रहे हो तो इनको अंडरलाइन भी करोगे। ठीक है, हाथ से लिख रहे हो तो इनको अंडरलाइन भी करोगे। और एक स्पेशल चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर आप इनको प्रिंट कर रहे हो, मान लो प्रिंट में अंडरलाइन नहीं करते, इटैलिक्स में लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, फिर किस में लिखोगे? इटैलिक्स में। सेम, पहला दूसरा छोटा, पहला वर्ड कैपिटल। सर ये अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं हम? अंडरलाइन कब करना है नेम्स को? जब हैंड रिटन हो।
इटैलिक्स में कब लिखना है नेम्स को? जब प्रिंटेड हो। सर ये कर क्यों रहे हैं? टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। ऑफ नेम्स, कि ये जो नेम्स हैं इनका जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, लैटिन भाषा से ये नेम लिए गए हैं, ये दिखा रहे हैं। ये चीज ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपरली नाम लिखने का एक और तरीका है। एनसीईआरटी बोलती है आप मैंगीफेरा इंडिका लिखो बढ़िया करके, अंडरलाइन भी करो, लास्ट में जो साइंटिस्ट का नाम है वो आपने आगे पे लिख दिया लिन, जिसने ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे के सारे जितने भी साइंटिफिक नेम अगर आपके सिलेबस में है तो आप उनको लिखोगे। अब देखो, जैसे मैंगो का नाम हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा को हम बोलते हैं जेनेरिक नेम या जीनस, और इंडिका को हम बोलते हैं स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। अभी हमने टेबल बनाई थी, उसमें आपने देखा था, हमने इसको यूज करा होगा इसी कॉन्सेप्ट को। एक पॉइंट और देखो, डॉग, ह्यूमन एंड मैमल्स, ये दिया है शायद एनसीईआरटी ने, ह्यूमन की जगह एनिमल्स दिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब मेरे भाई ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है? टैक्सा मतलब हमने अभी बात करी थी टैक्सोन यानी कि ग्रुप। तो जब जैसे मैमल्स की बात करोगे, मैमल्स में सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे विच कैन ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड। दूसरा, जिनके पास एक्सटर्नल हेयर्स होंगे, ईयर, पिन्ना होंगे, ये मैमल्स के कैरेक्टर है। लेकिन एनिमल्स इंक्लूड करेगा सारे के सारे मैमल को, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म को भी तो करेगा। और जो डॉग है वो तो एक स्पीशीज है ना, वो तो एक एनिमल है, वो कुछ अलग ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक टैक्सा एट डिफरेंट लेवल है। इसके और एग्जांपल ले लो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से समझना भाई, इसको अच्छे से समझना। जस्ट एक बार मेरे को रुकना। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है ना कि आप स्पीशीज का मतलब क्या समझते हो? जैसे स्पीशीज अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात करें, तो यहां पर तो हम स्पीशी का मतलब जो फाइलोजेनी का मतलब है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से निकाल लेते हैं। बैक्टीरिया में इस चीज का क्या मतलब है? बैक्टीरिया में इसका मतलब है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये तो जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बैक्टीरिया में अगर आपको कुछ देखना होगा तो आप उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देखोगे, जीनोम को देखोगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में देख रहा था लास्ट। आप अब सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इजीली बना पाओगे। तो ये कुछ चीजें हमने देखी। अब हाँ यार, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डॉग, कैट, तो ये कौन से टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा एट सेम लेवल। भाई सारे जानवरों के नाम दिए ना आपको, यहां पर देखो, एक जानवर का नाम था, एक जानवर का किंगडम था, है ना, और एक जानवर का क्लास था। तो ये तो जानवर का नेम है, ये उसका किंगडम दिया और ये उसका क्लास दिया, ये तो अलग अलग लेवल हो गए ना। अब डॉग इटसेल्फ इज अ नेम, कैट इटसेल्फ इज अ नेम, तो ये टैक्सा एट सेम लेवल कहलाएगा। ठीक है ना। तो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। भाई इसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस करना, धड़ल्ले से करना, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ।